सो रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन में आपका वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इनको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का एक और वीडियो अपलोड किया है, जिसको आप इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती क्वेश्चंस हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको डिस्कस किया है, और ये एक सेकंड पार्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाएंगे जो टॉपर्स का लेवल होता है, और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स के लिए आप रेडी हो जाएंगे क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। सो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स का एनालिसिस कीजिए। तो क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो हमें ये तो क्लियर होता है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बट क्वेश्चन सर कहाँ से और किस टॉपिक से पूछा गया है, यानी हमारी बुक का कौन सा पार्ट है जिससे क्वेश्चन आया है। तो आपके एनसीईआरटी में मूवमेंट्स इन द टाउन एक हेडिंग है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मूवमेंट्स इन द टाउन में सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो उस पोर्शन से ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हम अब डिस्कस करने वाले हैं। एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जाता है, यानी विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं भारतीय। डिक्लाइन इन रेवेन्यू फॉर ब्रिटिश कंपनीज। जब फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता है तो विदेशी जो सामान है उसके सेल ना होने की वजह से ब्रिटिश कंपनीज के रेवेन्यू में डिक्लाइन आता है, उनका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट के रेवेन्यू सिस्टम पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है और उनका इकोनॉमिक सिस्टम डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4, बहुत सारे प्लेसेस पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स फॉरेन गुड्स को सेल करना बंद कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं और मना कर दिया जाता है। एंड फाइनेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड काफी हद तक डिक्लाइन हो जाता है। एनसीईआरटी में एक डेटा गिवन है कि जो ट्रेड था 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ जाता है। लास्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। क्योंकि भारतीय विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं तो वो इंडियन जो क्लॉथ है, इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको परचेज करना स्टार्ट करते हैं। तो हैंडलूम और टेक्सटाइल मिल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, उस प्रोडक्शन को बूम मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द इंडियन फोकलोर एंड सिंबल्स स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन करिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के किस टॉपिक से बिलोंग करता है? तो हमारी एनसीईआरटी का जो टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पर स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन आए, आपको 4 बातें याद रखनी है। इंडिया की आइडेंटिटी को भारत माता से रिलेट किया गया, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत में जो पुराने किस्से, कहानियां, म्यूजिक, दंत कथाएं चलती थी, जो पुरानी जनरेशन अपने नए जनरेशन को ट्रांसफर करते थे, जिनको फोकलोर्स कहा जाता है, उसका रिवाइवल हुआ। नंबर 3, द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैग। फ्लैग को एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया और लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग जागृत हुई, उनमें नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ। नंबर 4, हमारी भारतीय हिस्ट्री को, इतिहास को, जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने समझा और उसको दोबारा लोगों को रीइंटरप्रेट करके समझाया कि हमारे भारत का अपना इतिहास कितना महान है। ये 4 पॉइंट्स आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में एक्सप्लेन किए गए हैं एनसीईआरटी में। अब यहाँ हमें कौन सा पोर्शन एक्सप्लेन करना है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि 4 पार्ट्स हैं। इंडिया का जो सिस्टम है, उस इंडिया को एसोसिएट किया गया इमेज ऑफ भारत माता के साथ, ये इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं आएगा। फ्लैग वाला पोर्शन तो ये इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा, यानी सिंबल्स, फॉकलोर्स भी इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा, बट हिस्टोरिकल पार्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है, जो आंसर है, वो है आपका नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो डेवलप हुआ थ्रू द मूवमेंट ऑफ रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर्स। पॉइंट नंबर 2, इन लेट 19th सेंचुरीज नेशनलिस्ट ने ये फील करना शुरू किया और स्टार्ट किया पुराने फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना, जो बैलाड्स गाए जाते थे, और उन्होंने अलग अलग विलेजेस का दौरा किया, टूर किया, और ये फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स जो हमारे भारत के इतिहास को एक्सप्लेन करते थे गांव गांव में, उसे कलेक्ट किया और लोगों को समझाया, पढ़ाया। उनका ये मानना था कि ये जो टेल्स हैं, ये जो फोकलॉर्स, फोक सॉन्ग्स हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर, हमारी संस्कृति की सच्ची इमेज है, ट्रू पिक्चर है, और भारत में आई विदेशी ताकतों ने इनको करप्ट किया हुआ है। इट वॉज एसेंशियल, इस बात पर जोर दिया गया कि ये जरूरी है कि हम इन फोक ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करें इन ऑर्डर टू डिस्कवर कि हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो क्या है, और हम अपने भारत में, अपने भारत की संस्कृति में दोबारा से प्राइड जगाएं, दोबारा से हम गौरव महसूस करें। 5th पार्ट,
अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला गया है कि विद एग्जाम्पल समझाइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर वो बैलाड्स और नर्सरी हाइम्स मिस को कलेक्ट करते हैं और भारत माता की इमेजेस बनाई जाती हैं। मद्रास में नाट्य शास्त्री वो 4 वॉल्यूम बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि ये ट्रू आइडेंटिटी ऑफ आवर कंट्री शो करता है। लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन किया जाता है रेड, ग्रीन एंड येलो कलर से। इसमें 8 लोटस होते हैं। वो 8 लोटस भारत के प्रोविंसेस को जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक क्रिसेंट मून होता है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वाज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म है या भारत जैसे देशों में जो नेशनलिज्म है वो बेसिकली हमारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का एक रिजल्ट है हमारे देश में जागृत हुआ राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। अब ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से कैसे कनेक्ट होता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके नेशनलिज्म इन इंडिया के फर्स्ट पेज पर गिवन है इसका आंसर। अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। सो कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अगेंस्ट भारत के लोगों ने एक साथ मिलकर जो संघर्ष किया उसका नतीजा है कि भारत में राष्ट्रवाद जागृत हुआ। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के अंडर भारत के लोगों पर दमन जो हुआ उसने एक शेयर्ड बॉन्ड आपस में स्टैब्लिश किया भारत के सिटीजन्स में, भारत के लोगों में, और जिससे डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ मिलकर संघर्ष करने लगे ब्रिटिशर्स या कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। थर्ड पॉइंट, अब एक आपको लीडर की भी रिक्वायरमेंट है या एक ग्रुप की जो मास मोबिलाइजेशन करे, लोगों को एक साथ लेकर चले। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने ये ट्राई किया कि ये जितने भी इंडिया में ग्रुप्स हैं जो ओप्रेस्ड हैं बाय द ब्रिटिशर्स, ये साथ मिलकर एक मूवमेंट की शक्ल में आगे बढ़े। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब हमें अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ले जाते हैं और भारत के संघर्ष को समझने में हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन इंडिया और इन मेनी अदर कंट्रीज जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म है वो पूरी तरह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इंडियंस वर आउटरीच्ड बाय द रॉलेट एक्ट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट हेडिंग गिवन है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि इस रॉलेट एक्ट से इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हुई, उसके रीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। इस एक्ट में ऐसा क्या था कि इंडियंस इससे परेशान हो गए थे। इस एक्ट को हरिडली जल्दी पास किया गया बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू कंप्लीटली अपोज्ड बाय इंडियन मेंबर्स, और भारतीय मेंबर्स ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। फिर भी इसको ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इससे गवर्नमेंट को एक एनॉर्मस पावर मिल गई थी टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। भारत में जो स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा है उसको दबाने के लिए, उसको रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को एक एनॉर्मस पावर मिल जाती है। कैसे, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ये एक्ट अलाउ करता था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेंट किया जाए विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक बिना किसी वजह के। अगर सरकार सोचती है कि कोई भी पर्सन गिल्टी है तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा, और कोई केस यहाँ पर अलाउड नहीं होगा कि वो अपने फेवर में कोर्ट भी जा सके। सो ये ऐसा कानून था जिसमें ना तो दलील चलती, ना अपील चलती, ना वकील का सिस्टम था। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनालाइज द सोशल इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 इन टाउन। सो अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवमेंट्स इन द टाउन के सोशल इंपैक्ट्स से ये क्वेश्चन डील कर रहा है, और इसमें आपको मूवमेंट्स इन द टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशंस भी एक्सप्लेन करनी है, जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, ऑल्सो डिस्क्राइब द लिमिटेशंस। तो क्वेश्चन हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कनेक्टेड है, मूवमेंट्स इन द टाउन, और उसकी लिमिटेशंस भी हमें एक्सप्लेन करनी है। अब मूवमेंट्स इन द टाउन में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन इन द सिटीज हमें एनसीईआरटी में स्टडी करने को मिलता है। तो इसमें हम क्या समझते हैं, क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वो अपने स्कूल छोड़ देते हैं, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हेड मास्टर्स और टीचर्स अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, वकील अपनी प्रैक्टिसेस को बंद कर देते हैं। काउंसिल इलेक्शंस का बाइकआउट किया जाता है मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में एक्सेप्ट मद्रास। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता है, विदेशी सामान का बहिष्कार होता है। अब इस मूवमेंट के क्या लिमिटेशंस थे वो समझते हैं। तो मूवमेंट का जो पहला लिमिटेशन था वो ये था कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का इंडियंस ने बाइकआउट तो किया और ये सक्सेसफुल भी रहा, बट ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस को हमने सेटअप नहीं किया था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने दोबारा गवर्नमेंट स्कूल्स एंड अपनी सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया।
Clear, students and teachers began trickling back to the government schools and lawyers joined back work in government courts. अब फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया तो उसका भी एक नुकसान हुआ कि खादी क्लॉथ जो थे वो जनरली एक्सपेंसिव थे, तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनका कंपैरिजन जो मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ से जो ब्रिटिशर्स बना रहे थे, क्योंकि ये क्लॉथ चीप थे, तो इसका कंपैरिजन खादी से नहीं हो सकता था और पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके सामने वो ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, जो पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। महात्मा गांधी का फेमस सॉल्ट मार्च कैसे एक इफेक्टिव सिंबल बना अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी ने यह समझा कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है जो कि देश को यूनाइट कर सकता है। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं इरविन को, जिसमें वो 11 डिमांड्स करते हैं और उनमें से एक डिमांड ये भी होती है कि सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया है उसको एबॉलिश किया जाए। द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट लॉ, ये एक डिमांड होती है इसमें। सॉल्ट क्योंकि एक ऐसी चीज थी जो रिच एंड पुअर सबका घर का हिस्सा है, सब यूज करते हैं, और गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इसके प्रोडक्शन पर, यानी केवल सरकार ही इसे प्रोड्यूस कर सकती थी। महात्मा गांधी अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं बाय हिज 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। द मार्च वाज ओवर 240 मील, 240 माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, दैट इज दांडी। तो इसे दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, वो महात्मा गांधी जब अलग अलग विलेजेस में पहुंचते थे तो उन्हें सुनने आते थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप्ड एंड ही टोल्ड देम, वो उन्हें बताते थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिशर्स। तो बिना नॉन वायलेंस के ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष कैसे किया जाए। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और एक सेरेमनियली लॉ को वायलेट किया जाता है, यानी सॉल्ट लॉ को ब्रोक करते हैं, वायलेट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं बाय बॉइलिंग सी वाटर। भारत की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है और इसके बाद अलग अलग पोर्शंस में इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स इन आवर कंट्री सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया जाता है, सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।